जय हिंद। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे ए टाइगर इन द जू। ठीक है ना, ए टाइगर इन द जू शुरू करेंगे। लेस्ली नॉरिस का है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और मैं आपसे इससे पहले बता दूं कि मैं ए लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो और फारेंडाइस और नेल्सन मंडेला पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट पूरा करवा दिए हैं और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करवा दिए हैं। और ए लेटर इसका डस्ट ऑफ स्नो का और फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया भी हम करवा दिए हैं और एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और सभी बच्चों में ये शेयर कीजिएगा जिससे कि सारे बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। अबाउट द पोएट पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पोएट के बारे में देख लेते हैं। तो है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। 21 में 1921 यानी कि 21 मई 1921 को इनका जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 2006 और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। वाज ए प्राइज विनर, एक प्राइज विनर थे यानी कि प्राइज जीते थे। वेल्स पोएट, एक वेल्स पोएट के रूप में इन्होंने प्राइज जीता था। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और यह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर और वेल्स पोएट के रूप में इन्होंने प्राइज जीता था। ही टॉट, उन्होंने पढ़ाया एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन में यानी ब्रिटेन में उन्होंने पढ़ाया। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, पढ़ाया। इंक्लूडिंग शामिल था, और क्या क्या है, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी, और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया है। यानी कि 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन में है एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके साथ साथ ब्रिघम यूनिवर्सिटी यंग यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया था। नॉरिस इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब रखे जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्स राइटर्स, यानी कि बहुत अच्छे वेल्स राइटरों में से ये एक माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। ऑफ द पोस्ट वार पीरियड, जो पोस्ट वार पीरियड के समय में सबसे अच्छे पोइटों में से इनका भी एक स्थान है। एंड आगे देखते हैं। एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशन हैव वॉन मेनी प्राइजेज, और इनका जो लिटरेरी पब्लिकेशन है बहुत सारे प्राइज को जीता है, ठीक है ना। बहुत सारे इन्होंने जीता था, अवार्ड जीते थे। तो ये हो गया इसके पोएट के बारे में, ठीक है ना, ए टाइगर इन द जू के। तो अबाउट द पोएट देख लेते हैं। अबाउट द पोएट में ये है कि एक जंगल का शेर और एक पिंजरे के शेर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। पिंजरे का शेर के बारे में ये बताया गया है कि उसके पीठ पर धारीदार चमकीले होते हैं, उसके पाँव गद्देदार मुलायम होते हैं और वह कुछ ही दूरी तक बिना आवाज़ किए चलता है, और वह रौबदार चाल से उतने ही दूर तक चलता है जितना कि वो उसका सेल होता है। सेल का मतलब पिंजरा होता है, उसके बाहर तो वो जा नहीं सकता। और एक तरफ उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो जंगल में टाइगर रहता है। वो उसमें बताया गया है कि अपने जो जंगल के किनारे घर होते हैं वहाँ पर जा कर के अपने सफ़ेद दांतों को दिखा करके, नुकीले दांतों को दिखा करके और पंजों को दिखा करके अपने होने का एहसास दिलाता है। तो इन जंगल के टाइगर और पिंजरे के टाइगर के दोनों के बारे में यहाँ पर अंतर बताया गया है। तो अबाउट द पोएम देख लेते हैं। द पोएम रिटेन बाई लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। एक्सप्लेन्स, और व्याख्या की गई है। इग्नोरी एंड हेल्पलेस ऑफ अ केज टाइगर, एक इग्नोर और असहाय पिंजरे वाले टाइगर के बारे में बताया गया है। दैट लिव्स इन जू, जो कि एक चिड़ियाघर में रहता है, ठीक है ना। एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर जो असहाय रूप से होता है उसके बारे में बताया गया है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि व्याख्या करता है। व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ, क्या उसका जीवन हो सकता था। इफ, यदि ही हैड बीन अ फ्री एनिमल, यदि वह एक आज़ाद जानवर होता तो। अगर वो एक आज़ाद जानवर होता तो उसकी जीवन क्या होती। द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने की कोशिश करता है पोएट, अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, जानवर
जानवरों के स्थिति के बारे में दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन, जो इंसानों के द्वारा कैद कर लिया जाता है, बिगिन्स फॉर देयर ओन फन, अपने खुद की शौक के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए जानवरों को कैद कर लिया जाता है। तो उसके उन जानवरों के बारे में ये व्याख्या करने की कोशिश करते हैं जो कैद करके रखा जाता है। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए, ए टाइगर इन द जू, वो तो हो गया था क्या, अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में हो गया था। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ से देखते हैं। ठीक है ना, मीनिंग लिखते रहिएगा। अगर जो नहीं पता है तो अपने बुक लेकर के रहिए और पेंसिल लेके रखे रहिए। जो कि कठिन शब्द होंगे तो हम बोलते रहेंगे, उसको आप लिखते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है रौबदार चाल। मीनिंग लिखते रहिए। स्टॉक्स का मतलब होता है रौबदार चाल। इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है चमकीली। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स का मतलब कदम। ऑफ हिज केज का मतलब पिंजरे में। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है नीचे का तलवा, है ना, तलवा जिसको पाँव बोलते हैं, तलवा। ऑफ वेलवेट का मतलब गद्देदार। और क्वाइट का मतलब शांत। इन हिज क्वाइट रेज का मतलब होता है क्रोध। फिर से देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज। एक एक मीनिंग का अर्थ देखते हुए चलते हैं। फिर से, ही स्टॉक्स, वह रौबदार चाल चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। विविड का मतलब चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां। उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं और उसके एंड रौबदार चालों से वह चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ ही कदम, ठीक है ना, कुछ ही कदम वह पिंजरे में चलता है, कुछ ही कदम वह पिंजरे में चलता है। ऑन पैड्स, क्योंकि उसका तलवा। ऑफ वेलवेट का मतलब गद्देदार। क्वाइट का मतलब शांत। और उसके पैरों के तलवे गद्देदार और मुलायम है। ही ऑन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज का मतलब क्या होता है कि वह क्वाइट रेज का मतलब, रेज का मतलब होता है क्रोधित, क्वाइट का मतलब शांत। वह क्रोधित दिखता है लेकिन शांत रहता है। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये होगा कि वह रौबदार चालों से चलता है। उसके शरीर पर धारियां बहुत ही चमकीली होती हैं, बहुत ही चमकीली हैं। और उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम है। इसलिए गद्देदार व मुलायम होते हैं। जो शेर होता है, टाइगर है, उसके नीचे का हिस्सा, पैर का हिस्सा बहुत ही गद्देदार और मुलायम है। इसलिए वह बिना आवाज किए, क्वाइट का मतलब होता है बिना आवाज, शांति एकदम, है ना, क्वाइट मतलब शांत, बिना आवाज किए चलता है। और वह रौबदार चालों से कुछ ही कदम तक चलता है। ठीक है ना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे में रौबदार चालों से कुछ ही कदम तक चलता है। क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, इसलिए वह क्रोधित तो दिखता है लेकिन शांत है। ठीक है ना, वह क्रोधित दिखता है लेकिन शांत है। फिर से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि उस टाइगर के शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम है। इसलिए वह बिना कोई आवाज किए चल रहा है, लेकिन उसकी शाही यानी रौबदार चाल मात्र कुछ ही कदमों तक सीमित है। क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, इसलिए वह क्रोधित तो दिखता है लेकिन शांत रहता है। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है ना, एक एक मीनिंग। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठना। वह घात लगा करके बैठा होगा। इन शैडो, शैडो मीन्स छाँव में। ठीक है ना, वह जंगल में क्या होगा, वह छाँव में घात लगा करके बैठा हुआ होगा। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरक करके चल रहा होगा। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से वह सरक करके चल रहा होगा। ये जंगल के शेर के बारे में, जंगल के टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना। वह घात लगा करके छाँव में घात लगा करके बैठा होगा और लंबी घासों से सरक करके चल रहा होगा। नियर द वाटर होल, वाटर होल का नियर द वाटर होल का मतलब होता है कहाँ पर, जलाशय, जलाशय के पास। क्योंकि जलाशय के पास वेयर, जहाँ पे प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे डियर हिरन आते हैं, उसके ऊपर आक्रमण
आक्रमण करने के लिए वह घासों से, लंबी लंबी घासों से सरक करके चल रहा होगा। फिर से देखते हैं, वह घास में वह छांव में घात लगा करके बैठा होगा, वह किसी जलाशय के पास में सरक करके चल रहा होगा और अपने शिकारी की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य ही किसी मोटे ताजे हिरन पर आक्रमण करने के लिए तैयारी में होगा। ठीक है ना। फिर से देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छांव में, लर्किंग मतलब होता है घात लगा के बैठा होगा, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों में सरक करके चल रहा होगा, क्योंकि नियर द वाटर हाल, क्योंकि जलाशय के पास, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर जलाशय के पास मोटे ताजे हिरन आएंगे और उन पे वो आक्रमण करने के लिए सरक करके चल रहा होगा। तीसरा होगा, ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राना। ठीक है ना, स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राना। ठीक है ना, वह गुर्रा रहा होगा अराउंड हाउसेज, घरों के पास जा करके, एट द एज जंगल, जो जंगल के किनारे घर हैं। ठीक है ना, ये बाघ जो है जंगल का, उसके बारे में बताया गया है कि ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राना, वह गुर्रा रहा होगा अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, एज मतलब होता है किनारा, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं उनके यहाँ जा करके गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फॉर्म्स, ठीक है ना, वेयरिंग मतलब दिखा रहा होगा, हिज वाइट फॉर्म्स का मतलब दांत, अपने सफ़ेद दांत दिखा रहा होगा, अपने तीक्ष्ण दांत, सफ़ेद दांत दिखा रहा होगा। हिज क्लेव्स, क्लेव्स का मतलब पंजे, वह अपने पंजे को दिखाते हुए, टेररिंग का मतलब भयभीत कर रहा होगा, द विलेज का मतलब गाँव वासियों को। ठीक है ना, यानी कुल मिला के ये होगा कि जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर जाकर के गुर्रा रहा होगा, अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। एकदम ठीक जंगल वाले शेर के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, आसान है, देखते रहिएगा। तीसरा है, चौथा क्या है, चौथा होगा, ठीक है ना, हाँ चौथा है, बट ही इज लॉक्ड। अब ये पिंजरे वाले शेर के पिंजरे वाले टाइगर के बारे में बताया गया है। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह लॉक है, कैद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है कंक्रीट की बनी कोठरी के भीतर वो कैद है। कौन? ये पिंजरे वाला शेर के बारे में टाइगर के बारे में, कि वो जो कंक्रीट के सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत सलाखों के पीछे ही है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे तक ही बंद है। ठीक है ना, बार्स का मतलब होता है सलाखें। उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। दो लाइन का अर्थ, ठीक है ना। स्टॉल्किंग, स्टॉल्किंग का मतलब होता है घूमना। द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ का मतलब होगा दूरी, केज का मतलब होगा पिंजरा। वह पिंजरे के दूरी तक ही दौड़ता होगा, यानी कि चलता होगा, घूमता होगा। ठीक है ना, अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है। इग्नोरिंग विजिटर, और आगंतुकों को परवाह नहीं करता है, यानी आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। इसका हिंदी फिर से देख लेते हैं। पिंजरे वाले टाइगर के बारे में बताया गया है कि उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह आगंतुकों की परवाह नहीं करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, एक दो बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। 9 से लेकर के 12 तक का हम पढ़ाएंगे और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग देखते हैं अगला। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ को, एट नाइट का मतलब रात में, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि वह अंतिम आवाज़ को सुनता है,
ठीक है ना, वह अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाने के लिए, वह रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, जंगलों में गश्त लगाते हैं कि कोई जंगल के जानवरों का शिकार तो नहीं कर रहा है ना, या कोई जंगल में कोई फंसा तो नहीं ना है, या कोई आपस में जंगली जानवरों को कोई शिकार नहीं कर रहा है, या तो कोई जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं रहे हैं ना, तो बस उन्हीं लोगों की आवाज़ों को ये सुनता है, ठीक है ना। He hears the last voice at night, the patrolling cars, रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। And stars with his brilliant eyes, उसकी चमकदार आँखों से at the brilliant stars, है ना, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार, उसकी चमकदार आँखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। कहने का मतलब वह चमकीली अपनी चमकदार आँखों से वो टाइगर उन चमकीले तारों को घूरता रहता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, रात को गश्त लगाते हुए कारों की अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है, ठीक है ना। इसमें फिर से देख लेते हैं, ही स्टॉक्स से देख लेते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसका मतलब ये होगा कि उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली हैं, उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है, लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, इसलिए वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत है, ठीक है ना। अब दूसरे शेर के बारे में बताते हैं, जंगल के बारे में, कि वह किसी घात शैडो में घात लगा करके बैठा होगा, लंबी लंबी घासों से सरक करके चल रहा होगा, जिससे कि मोटे ताजे हिरन उस जलाशय के पास आए, उन पर ये आक्रमण कर ले, ठीक है ना, शिकार कर ले। और तीसरे में ये बता रहा है कि वह जंगल के किनारे घर बने हुए हैं, वहां पर जा करके अपने नुकीले अपने जंगल के किनारे जो घर बने हुए वहां पर जाकर के गुर्रा रहा होगा, अपने तिछड़ सफेद दांतों को दिखा रहा होगा, अपने पंजों को दिखा करके गांववासियों को आतंकित कर रहा होगा, ठीक है ना। और अगले में क्या बोला गया है कि फिर ये पिंजरे के बारे में बताया गया है कि वो जो पिंजरे का टाइगर होता है उसे कंक्रीट के सेल के पीछे बंद कर दिया गया है, और उसकी ताकत उसके सलाखों के पीछे तक ही सीमित है, और वह जितना बड़ा पिंजरा होता है उतने ही दूर तक वह घूमता रहता है और आगंतुकों को इग्नोर करता रहता है, ठीक है ना। अगला है लास्ट की, वह अंतिम रात को अंतिम आवाज़ को सुनता है, जो पेट्रोलिंग करते हुए कार जाती हैं उनकी अंतिम आवाज़ को सुनता है, और अपने चमकदार आंखों से उस चमकदार तारों को केवल देखता रहता है। तो ये हो गया आप लोग का ए टाइगर इन द जू। इसके बाद आप लोग को इसका सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।